हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपकी मोटर इंश्योरेंस की। तो उसका जो चैप्टर 5 था, जिसका नाम है मोटर इंश्योरेंस क्लेम, आज हम उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अभी तक मेरे को दिखा नहीं है आपका थोड़ा, अगर आप इंटरेक्शन करते तो मैं इसके लिए और भी वीडियोस बनाता। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं आपके लिए वीडियो अभी भी बनाता ही रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित होंगे आगे चल के, जब आप मोटर इंश्योरेंस के थ्रू जब आप ऑटोमोबाइल सर्वेयर बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अभी और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। जब इस शॉर्ट सीरीज ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है अंडर द प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी फेज अ डैश इज इश्यूड टू द इंश्योर्ड फॉर द कंप्लीशन एंड रिटर्न। तो जब सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी फेज होता है, जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई होती है तो एक फेज होता है, तो उस टाइम पर हम कौन सा फॉर्म दिया जाता है इंश्योरेंस को। ठीक है, इंश्योरर को, सॉरी, जो इंश्योर्ड होता है, जिसने गाड़ी इंश्योर्ड की हुई होती है, उसको कौन सा फॉर्म दिया जाता है। तो सबसे पहले जो फॉर्म दिया जाता है वो देता है आपको क्लेम फॉर्म। ठीक है, वेयर द लॉस इज लेस देन 50,000 डैश इंस्पेक्ट द व्हीकल एंड सबमिट एन असेसमेंट रिपोर्ट। अगर मान लीजिए कोई 50,000 से कम का लॉस हुआ है, डैमेज। ठीक है, अगर 50,000 से कम का कोई डैमेज हुआ है, तो उसके लिए किसको क्या कहते हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए किसको भेजा जाता है, रिपेयरर को भेजा जाता है? नहीं। इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर को भेजा जाता है? नहीं। आपको भी पता है कि इसको, जो इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर है, जब 50,000 से ऊपर का होगा लॉस, तब इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर को भेजा जाता है। नो, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर विच फेज इज द सर्वे रिपोर्ट इज एग्जामिन्ड एंड सेटल्ड इन इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन कंटेन्ड देयरिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वे रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाता है, कब किया जाता है? जब सेटलमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो यानी जो आएगा आपका असेसमेंट फेज नहीं आएगा, यहाँ पर तो सर्वे के जो रिपोर्ट है उसको एसेस किया जाता है। ठीक है, ये आता है आपका सेटलमेंट फेज में, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन रिसिप्ट ऑफ डैश द पेमेंट इज मेड टू द रिपेयरर बाय द इंश्योर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर। तो कौन सी रिसिप्ट होती है जिसके बिहाफ पे पेमेंट की जाती है? ठीक है, तो क्लेम फॉर्म नहीं, डिस्चार्ज वाउचर जी हाँ। तो डिस्चार्ज वाउचर एक ऐसी चीज है जो कि आप सब लोग जानते होंगे कि तब दिया जाता है जब पेमेंट का हिसाब किताब बनता है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सबसे पहला, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है और अटमोस्ट, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी, भाई ये गलत है, मैंने पहले ही बताया इंडेमनिटी का होता है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ये हाँ, ये होता है आपका। और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर इज नॉट आएगा,
ठीक है, इज नॉट, ठीक है। तो मोस्ट ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए और बी दोनों आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉल्स है स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन एवरी केसेस इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर असाइंड to the task of assessing the cause and extent of loss irrespective of the amount of loss। तो ये करेक्ट है जी? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। किसी भी केस के लिए इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर को नहीं किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है, इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर आर असाइंड द टास्क टू एक्सेसिंग द कॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ लॉस वेयर द लॉस इज मोर देन 50,000। जी हाँ, जहाँ पर लॉस आपका 50,000 से ज़्यादा होता है वहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर को असाइन किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर विच पार्ट ऑफ द मोटर व्हीकल नो डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड। तो रबर पार्ट में डेप्रिसिएशन होता है, पब्लिक कैरियर के अंदर भी डेप्रिसिएशन होता है, रेडिएटर में भी होता है, बम्पर में भी होता है, यानी इस जो विंड है इसके अंदर नहीं होता है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एक्सीड डैश। तो आप ये सभी लोग जानते हैं कि जब 75% हो जाता है, आपका 75% से ऊपर हो जाता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के अंदर काउंट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिफोर रिलीजिंग द एक्चुअल पेमेंट टू द इंश्योर्ड द इंश्योरर कलेक्ट्स। तो इंश्योरर क्या कलेक्ट करता है पेमेंट करने से पहले? रजिस्ट्रेशन बुक, जी हाँ करता है। टैक्सेशन रिपोर्ट भी करता है, इग्निशन की डुप्लीकेट की भी करता है, टीओ एंड टीटीओ फॉर्म जो असाइन किए होता है वो भी करता है, यानी इसका मतलब है आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज एसेंशियल बिफोर अ टोटल क्लेम फॉलोइंग थेफ्ट ऑफ व्हीकल इज सेटल्ड बाय द इंश्योर। तो जो एक टैक्सेशन सर्टिफिकेट और आरसी बुक ये सब तो तब हो सकता है कि गाड़ी के साथ ही चले गए हो, इसलिए अनट्रेस्ड एक सर्टिफिकेट होता है। अनट्रेस्ड का मतलब व्हीकल पता ही नहीं चली, तो उस टाइम पर उसको टोटल लॉस के क्लेम में सेटल किया जाता है उस मामले को। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्पॉट सर्वे इज यूजुअली अरेंज इन केस ऑफ। स्पॉट सर्वे कहाँ किस में किया जाता है? प्राइवेट व्हीकल में नहीं किया जाता है, जी हाँ कमर्शियल व्हीकल में किया जाता है। कमर्शियल व्हीकल में क्यों किया जाता है? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल रेगुलर फ्रीक्वेंट होती हैं रोड साइड पर, तो वहाँ पर उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कैश लॉस सेटलमेंट। तो जो आप जानते हैं इसके बारे में वो है आपका, whenever the claim is settled on cash loss basis the salvage become the property of the insurer। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरर जब सैल्वेज अगर जब कैश लॉस बेसिस होता है तो सैल्वेज प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इंश्योरर की प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। द इंश्योरर ऑलवेज सेटल द लॉस टोटल लॉस क्लेम आफ्टर कंसिडरिंग द सैल्वेज। नहीं, द कैश लॉस सेटलमेंट आर यूजुअली मेड इन केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल। तो क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैश लॉस सेटल के अंदर ये हमेशा प्राइवेट व्हीकल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। द कैश फ्लो सेटलमेंट आर आल्सो नोन एज कॉम्प्रोमाइज मोड ऑफ सेटलमेंट। तो जी हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज मोड ऑफ सेटलमेंट होता है। ना क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द लॉस कॉज्ड बाय फायर रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, फ्रॉस्ट एंड थेफ्ट, इन सब में ये सब पॉलिसी कवर करता है, बस मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो होता है उसमें पॉलिसी कवर नहीं करता है। The surveyor will assess the claim on constructive total loss basis under which of the following। तो आप बताइए, इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, व्हेन ही फाइंड द व्हीकल इज बियॉन्ड रिपेयर, अगर उनको पता चलता है कि व्हीकल रिपेयर नहीं हो सकती है। बी है ऑप्शन आपका, वेन एवर सर्वेयर फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर एक्सीड 75% ऑफ द आईडीवी, ये भी हो सकता है। यानी इसका मतलब है आपका बोथ ए एंड बी है इसका आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सर्वे रिपोर्ट। तो सर्वे रिपोर्ट के अंदर आपके क्या क्या चीजें आती हैं? तो सर्वे रिपोर्ट के अंदर आपका आता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट,
कितने थे अवेलेबल जो उसके अंदर बैठे हुए थे जब एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी, ये आता है। डिटेल ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, ये भी आता है। व्हीकल की क्लास, कौन सी क्लास की थी व्हीकल, ठीक है, वो भी आता है आपका। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ये भी आता है। तो यानी इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सर्वेयर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विथ फाइंडिंग्स टू द इंश्योरर विद इन डैश ऑफ द अपॉइंटमेंट। सर्वेयर जो होता है वो अपनी फाइंडिंग्स जो करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करना होता है सर्वेयर से, वो कितने दिन में करना होता है? 30 डेज में। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल मेजर कैरिड आउट ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल सर्वे रिपोर्ट एज वेल एज फोटोग्राफ्स। तो स्पॉट सर्वे नहीं, ये तो आपका कमर्शियल व्हीकल में होता है। फाइनल सर्वे जो लास्ट में होता है। एक होता है आपका लॉस कंट्रोल मेजर, जो होता है आपका री इंस्पेक्शन, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें देखी जाती हैं कि फोटो से लेके फाइनल सर्वे से लेके सब कुछ देखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर द टाइटल ऑफ ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज के अंदर जो एक्टिविटीज हैं कौन सी आती हैं? तो ओवर स्पीडिंग, जी हाँ, ह्यूमन कॉज है ओवर स्पीडिंग आपका। ओवरलोडिंग नहीं है। लिटरिंग ऑफ एनिमल, जो रोड पर क्या कहते हैं जानवर घूमते रहते, वो नहीं है। पुअर ट्रैफिक सेंस, ये भी नहीं है। अनट्रेन ड्राइवर, ये भी नहीं है। जो ओवर ह्यूमन का कॉज है, यानी कि वो खुद से जो करना चाह रहा है, वो ये है आपका ओवर स्पीडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द पेडेस्ट्रियन बिहेवियर। जो पैदल चलते हुए बंदे होते हैं, तो किस फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो? एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, जी हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन, जी हाँ। सिविक सेंस, जी हाँ। सिविक सेंस नहीं होता इसमें, यानी इसका आंसर है आपका ए एंड बी। सिविक सेंस तो सभी के पास होता है, पेडिस्ट्रियन वालों के पास, ठीक है, कुछ के पास नहीं भी होता है। बट सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है पेडिस्ट्रियन के। और एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज। नाउ वेज टू मिटिगेट फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उससे मिटिगेट मतलब कि उससे उबर पाने के लिए क्या क्या किया जाए, वो सब क्या होता है? कितने सारे वेज होते हैं। स्टेज कॉलिजन होता है आपका, खुद से मतलब लड़ा देना। अगर कोई बिल है उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के डालना। डिजिटल क्लेम एक्सेसर, ठीक है, ये भी एक फ्रॉड में आता है। और फेक एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये भी एक फ्रॉड में ही आता है। तो सबसे मेन चीज है, इसको अगर मिटिगेट करना है, कम करना है, तो उसके लिए डिजिटल क्लेम एक्सेसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एक्सक्लूजन इन रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट है जो रोड साइड असिस्टेंस से एक्सक्लूजन में है, ठीक है, जो बाहर है इससे मतलब निकला हुआ है। तो इसका आंसर आप बताइए। एनी एक्सपेंसेस ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, जी नहीं। एनी क्लेम ट्रिगर्ड बाय द थेफ्ट, नहीं। एनी क्लेम वेयर द इंश्योर्ड व्हीकल कैन सेफली बी ट्रांसफर्ड ऑन इज ओन टू द नियरेस्ट वर्कशॉप, जी नहीं, रोड साइड असिस्टेंस ये नहीं होता है। एक्सपेंस ऑन द रेगुलर मेंटेनेंस व्हीकल, जी हाँ, ये होता है आपका। इसका अंदर मतलब ये तीनों चीजें आपकी रोड साइड असिस्टेंस में आती हैं, ए बी सी वाली, डी वाली नहीं आती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मोटर इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू यूज ऑफ व्हीकल इन पब्लिक प्लेस इन्वॉल्व प्रॉपर्टी डैमेज एंड बॉडीली इंजरी एंड और डेथ कॉज्ड बाय थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग। मोटर इंश्योरेंस जो क्लेम होता है, ठीक है, उसमें पब्लिक प्लेस इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, बॉडीली इंजरी होती है और डेथ भी हो जाती है, तो कॉज्ड बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। तो वो क्या मतलब उसका जो हिसाब किताब रहता है वो क्या होता है? पैसेंजर ट्रेवलिंग इन व्हीकल, जी हाँ। एम्प्लॉयड, जो इन सबके लिए होता है। वैसे तो मैं बताऊं तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि पैसेंजर भी काउंट होता है, एम्प्लॉय भी काउंट होते हैं। एम्प्लॉय जो एंगेज होते हैं लोडिंग के अंदर वो काउंट होते हैं, तो एम्प्लॉय एंगेज अनलोडिंग सबके लिए काउंट होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आपका,
इफ द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय द फॉल्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड। क्या चीज नहीं चाहिए होती है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ से? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेसिफिक नहीं, ये आपका स्पीशी नहीं है, स्पेसिफिक है ये, ठीक है। स्पेसिफिक टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ द थिंग स्टोलन, जी हाँ, ठीक है, ये नीड नहीं होती है। डेट टाइम प्लेस चाहिए होता है। हैव द पुलिस बीन नोटिस, जी हाँ, पुलिस को नोटिस देना जरूरी होता है। इज एनी पर्सन सस्पेक्टेड, जी हाँ, ये भी होता है, लेकिन ये चीज नहीं होती, यानी इसका जो ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये नॉट नीडेड में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग विटनेसेस। जो विटनेस होते हैं उनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है? नेम होता है, नेम NAM, नेम्स एंड एड्रेस होता है विटनेस का एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। पैसेंजर का होता है, पैसेंजर इन कार, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, जी हाँ। नेम, एड्रेस, फुल एक्सटेंशन, एक्सटेंट ऑफ द पर्सनल इंजरी, ये सब होता है। द इंश्योर्ड इज एडवाइज्ड टू डिस्पैच to the company forthwith with the and unanswered any written communication which may have been received, जी हाँ, ये भी होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर E। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डज द एक्सीडेंट सर्वे रिपोर्ट कंटेन। जो एक्सीडेंट सर्वे रिपोर्ट होती है वो क्या कंटेन करती है? डेट और टाइम, डेट ऑफ अकरेंस एंड टाइम, जी हाँ। प्लेस अंडर द रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन, जी हाँ। कॉज ऑफ एक्सीडेंट भी, नेम ऑफ द फोटोग्राफ अटैच भी, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर कैलकुलेटेड। बताइए। तो लाइबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है लेबर प्लस प्लस पार्ट्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो होगा आपका लाइबिलिटी का फॉर्मूला, लेबर प्लस पार्ट्स लेस डेप्रिसिएशन माइनस एक्सेस माइनस सैल्वेज, ठीक है, जो लाइबिलिटी निकल के आती है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, dash are marked that the claim is paid, indicating the amount of claim and the amount of salvage recorded if any। तो एक क्लेम रजिस्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर पता चलता है आपका कि टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम कितना किया है, टोटल अमाउंट ऑफ सैल्वेज कितना है रिकॉर्ड। और पॉलिसी के अंदर भी होता है ये, जो रिन्यूअल रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर भी रहता है कि आपने कितना अमाउंट प्रीवियस पेड किया था। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, in some countries it is necessary to point out to the claimant that driving other car clause does not apply to dash of the policy but to dash only। तो इसका आंसर ये सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इन सम कंट्रीज इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट टू द क्लेमेंट, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर नेसेसरी होता है क्लेमेंट को पॉइंट आउट करना, ड्राइवर जो ड्राइविंग के साथ जो वो अदर रहता है, ठीक है, वो अप्लाई किस में होता है? तो सेक्शन 1 में होता है डैमेज टू व्हीकल, और सेक्शन 2 में होता है थर्ड पार्टी सेक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर फ्रॉस्ट सब्जेक्ट टू suitable precaution having been taken as specially laid down by the underwriter and include। ये क्वेश्चन सबसे पहले 29 क्वेश्चन जो है थोड़ा एक बार दोबारा से पढ़ने का। मोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर फ्रॉस्ट सब्जेक्ट टू सुटेबल प्रिकॉशन हैविंग बीन टेकन एज स्पेसिफिकली लेड डाउन बाय द अंडरराइटर एंड इंक्लूड। तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें फ्रॉस्ट एक सब्जेक्ट होता है। फ्रॉस्ट मतलब जमना, ठीक है, यानी जमना कहाँ पर जम सकते हैं? जैसे कि पहाड़ हो गए, ठीक है, जो पहाड़ हो गए वहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि बर्फ की वजह से
कार्स जो होती हैं वो उन कभी स्टार्ट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है आपका, द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर टू बी एडेड टू द वाटर इन द कूलिंग सिस्टम। जी हाँ, एक करेक्ट क्वांटिटी में एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर डाला जाता है, ठीक है, वाटर के साथ कूलिंग सिस्टम को, ताकि रेगुलर हो जाए उसका प्रपोर्शन। द कूलिंग सिस्टम इज टू बी एंटायरली ड्रेन। कूलिंग सिस्टम को एंटायरली ड्रेन किया जाता है, हाँ, ताकि आपकी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हो सके। एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सिस्टम मस्ट बी अवॉइडेड। जी हाँ, ये भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सेस में अगर कूलिंग डाल देंगे तो गाड़ी तो वैसे ही बंद हो जाएगी, और अगर ठंडी जगह पे गई तो वहां पर तो बंद होना फिर लाजमी है, वहां पर तो फिर वो ऑन ही नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑड वन आउट फाइंड करो कॉज ऑफ एक्सीडेंट का, ठीक है। मैन होल कवर स्टोलन, जी हाँ, ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट होता है। व्हीकल नॉट नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑटो क्रैशेज, मल्टीपल कार क्रैशेज, ये होता है आपका कॉज ऑफ एक्सीडेंट। व्हीकल लेइंग ऑन गैराज और वैलेट पार्किंग, ये आपका आता है प्रेमिसेस के अंदर जो लॉस होते हैं, इसके लिए रिलेटेड आता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका कॉज ऑफ एक्सीडेंट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वर्ड डैश मीन द थिंग्स दैट आर सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर और एक्सीडेंट। तो आप सबको पता है कि जो सैल्वेज होता है उसको बोला जाता है आपका, कि जो ये सैल्वेज एक वर्ड है जिसको बोला जाता है कि अगर आप ये एक्सीडेंट और डिजास्टर जब होता है तो उसमें से जो बचा खुचा रहता है उसको सैल्वेज कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिक द ऑड वन रिगार्डिंग रिपेयरिंग टेक्निक्स। तो ऑड वन बताना है रिपेयरिंग टेक्निक्स के रिगार्डिंग। डेंटिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर फाइबर पार्ट्स। तो वेल्डिंग आपका होता है कि नहीं होता है? तो जी हाँ, आपकी रिपेयरिंग में वेल्डिंग होती है। ग्लास एंड प्लास्टिक रिपेयर भी होता है, पेंटिंग भी होता है, विंडशील्ड रिपेयर, लॉस मिनिमाइजेशन इन मोटर ऑल्सो कॉमन। जी हाँ, आपके डेंटिंग इज नॉट बाय डेंटिंग क्यों पॉसिबल नहीं होती? इसका आंसर आपका जो है वो ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो डेंटिंग होती है वो पॉसिबल होती है, फाइबर पार्ट्स की डेंटिंग होती है। नो, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, द डैमेज टू द विंड स्क्रीन इज मोर देन। तो जो डैमेज होता है विंड स्क्रीन का इज मोर देन 85%। ये आपका क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है कि विंड स्क्रीन का जो डैमेज है 85% होता है जब छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और धीरे धीरे करके ये बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो डैमेज होता है विंड स्क्रीन पे आता है वो मोर देन 85% केसेस में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द क्लेम्स आर सेटल्ड बाय द इंश्योर्ड विच इज एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरर। तो क्या ये सही है आपका? तो जी हाँ, थोड़ा बहुत सही है, आधा अधूरा सही है, पूरा सही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं करता है तब, तो इसलिए ये दोनों पार्शियली एक्सेप्टेबल है। फॉर कंप्यूटिंग टोटल लॉस वैल्यू of the vehicle on the date of loss or depreciation, cost of chassis by the deducting cost of all new 5 new tires from replacement value of the dash vehicle having some specific specification, and make as on date of loss by applying depreciation on chassis as applicable by adding back। यहाँ पर आपका जो टायर्स का क्लेम होता है वो 50% का होता है। अब ये मेनली जो बोल रहा है आपको इतना जो बड़ा चढ़ा के, मेनली यही बोल रहा है कि जो टायर होते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना होता है, तो वो 50% का होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन केस ऑफ टोटल थेफ्ट ड्यू टू टोटल लॉस। ये तो मेरे को जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। इसका आंसर से एक बार प्रोवाइड चेक करते हैं कि आंसर में क्या चीज बता रहा है। डिटेल सर्कमस्टेंसेस अराउंड सराउंडिंग द इवेंट।
यानी इसका जो ऑप्शन ये है ये नहीं आएगा इसके अंदर। क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं थेफ्ट के टाइम पे? जो थेफ्ट, जब गाड़ी का थेफ्ट हो जाता है तो उस टाइम पर फिर क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं, वो ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपका डिटेल्ड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द इवेंट। सारे सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं जो चोरी से पहले के क्या क्या चीजें हुई है, तो वो सब चीजें जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। तो ये होता है। टाइम और प्लेस देखा जाता है, व्हीकल जहाँ पे रखी गई थी। डिटेल ऑफ द एफआईआर लॉज, एफआईआर की रिपोर्ट जाती है। प्राइस ओरिजिनली पेड, कितना प्राइस का पे किया गया होता है वो पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 37 है आपका द डैश इज a liability payable in event of a total loss whether due to theft or total loss। तो ये होता है आपका आईडीवी। जो आईडीवी होती है वो आपकी पे की जाती है जब आपका टोटल लॉस होता है या फिर अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है while calculating the loss on repair basis the estimates submitted by the insured consist of। तो जब हम लॉस ऑन रिपेयर बेसिस कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेट होता है वो सबमिट किया जाता है बाय इंश्योर्ड कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ पार्ट क्लेम्ड फॉर रिप्लेसमेंट। जी हाँ, जैसे जब आपकी गाड़ी जाती है तो जो आपका सर्विस सेंटर है, ठीक है, जो सर्विस सेंटर वाला होता है वो एक एस्टिमेट बना के देता है। तो उसमें क्या क्या रहता है, लिस्ट ऑफ पार्ट्स क्लेम्ड फॉर रिप्लेसमेंट, जी हाँ, जनरल रिपेयर एंड लेबर चार्जेस डालता है वो, कैबिन बॉडी शो रिपेयरिंग एंड लेबर चार्जेस, जी हाँ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें होती हैं आपके सर्विस सेंटर पे। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट? वेरियस कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट क्या है भाई? फायर डैमेज, जी हाँ, लॉस कार्स बाय मैकेनिकल, जी हाँ ये भी है, आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की वजह से जो लॉस होता है। लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉस्ट, जी हाँ, लॉस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ यूज ऑफ व्हीकल। इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ना लास्ट क्वेश्चन है आपका पिक वन ऑड, मतलब इसमें से कोई ऑड बताना है। डिटेल टू बी रिकॉर्डेड वाइल ऑटोमोबाइल सर्वे, जब सर्वे किया जाता है तो उसमें से ऑड बताने की क्या चीज नहीं होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई सब्जेक्ट मैटर, जी हाँ, सब्जेक्ट मैटर को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट देखा जाता है कि जी हाँ कॉज कैसे हुआ, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कितना डैमेज हुआ है, और मेक एंड मॉडल देखा जाता है गाड़ी का। तो इसके अंदर से जो ऑड है वो है आपका सेक्स ऑफ द ड्राइवर वाइल ड्राइविंग द कार, यानी कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई चलाए, लड़का चलाए लड़की चलाए, उससे कोई मतलब नहीं है गाड़ी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप पढ़ के जरूर चाहिए, और आपको अगर मेरा ये काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।